This is lecture number second of thermochemistry, and in this part हम बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और फिर हम अलग अलग तरह के फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखिए कि अगर कोई रिएक्शन आपको बोल दे एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको पता है डेल्टा एच का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच का साइन अगर नेगेटिव होता है तो हम डेल्टा ई का भी साइन नेगेटिव ही लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जो हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, हीट ऑफ रिएक्शन उसका जो साइन है वो डेल्टा एच से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट रिक्वायर्ड होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए डेल्टा एच या डेल्टा ई का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है दैट इज कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का क्या कंडीशन है। कंडीशन का क्या मतलब, हो सकता है कोई एक रिएक्शन जो है, हो सकता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा, तो इस समय जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो डेल्टा एच के बराबर होगा। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां जो हीट रिलीज होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा। और आपको पता है डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनसीईआरटी, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आते हैं। तो ये पहला कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा जो कंडीशन है जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। इसको समझिए, मैंने आपको सिखाया भी था कि हीट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं। पहले तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, विथ देयर स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव H2O गैस, H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा एच आपको गिवन है -285 किलो जूल। माइनस से क्या मतलब है कि ये जो रिएक्शन है दिस विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। अब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है और आपसे पूछा है कि H2 प्लस हाफ O2 था, अब बोला H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 H2O लिक्विड, इसका डेल्टा एच बताइए। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप पहले वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड वाला रिएक्शन आपके पास ऑब्टेन होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि पहले वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच जो पहले वाले रिएक्शन में था। तो ऐसे क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करता है डेल्टा एच को। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो सुनिए। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे अफेक्ट करता है, मान लीजिए H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, पहले बनाया H2O गैस, ठीक है, गैस है यहाँ पे H2O, यहाँ जो डेल्टा एच है वो -242 किलो जूल है, और अगेन H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस अब बना रहा है H2O लिक्विड, तो यहाँ देखिए डेल्टा एच -285 किलो जूल है। तो देखिए डेल्टा एच क्या हो गया, जो हीट रिलीज है वो बढ़ गया। नेगेटिव साइन तो हम ये बता रहे हैं कि हीट रिलीज हो रहा है। तो यहां से देखिए कि जो डेल्टा एच है H2O लिक्विड का वो ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू H2O गैस का। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि H2 गैस जो होता है, H2O गैस जो होता है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखिए ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन होगा ये पहले बनाएगा H2O गैस ही, फिर ये H2O गैस क्या होगा, H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहां पे एक्स्ट्रा हीट रिलीज होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर उनके बीच में बॉन्ड होगा तो हीट रिलीज होगा, तो इसीलिए यहां डेल्टा एच बढ़ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिए, आपसे क्वेश्चन बोलेगा यहां डेल्टा एच x किलो जूल रिलीज हुआ और यहां डेल्टा एच y किलो जूल रिलीज हुआ, तो बताइए x और y में रिलेशन। तो आप बताइएगा कि y इज ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि H2O लिक्विड जब बनता है तो उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू H2O गैस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
अब नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, सुनिए। देखिए, आपको पता है एक ही एलिमेंट के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। तो अगर आप कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कंबस्शन करवाते हैं बेसिकली, तो यहां CO2 बनता है, CO2 गैस। तो यहां जो डेल्टा एच रिलीज होता है वो -393.5 किलो जूल रिलीज होता है। और डायमंड का कंबस्शन करवाते हैं तो वहां डेल्टा एच -399.5 किलो जूल रिलीज होता है। तो देखिए डिफरेंस आया डेल्टा एच में, कब? जब हम इलेक्ट्रॉप्स चेंज किए। तो अब सुनिए, आपसे बोला है कि ये दो दिया है और आपसे बोला है कि जब कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट होगा कार्बन डायमंड में तो डेल्टा एच बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच चाहिए, दो इक्वेशन का दिया है, तो आप क्या करिए, थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। कार्बन ग्रेफाइट किधर है? रिएक्टेंट साइड में। तो आप पहचानिए इस दो रिएक्शन में कार्बन ग्रेफाइट किधर है? हाँ, ये रिएक्टेंट साइड में है। और इसका कितना है? -393.5। तो इक्वेशन 3 कैसे आएगा? इक्वेशन 1 डायरेक्ट आप एज इट इज लिखिएगा। और कार्बन डायमंड इसमें रिएक्टेंट साइड में, पर हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को उल्टा करना। उल्टा करिएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 3 कैसे आएगा? इक्वेशन 1 माइनस करके इक्वेशन 2 को, तो माइनस इक्वेशन 1 है इतना, इक्वेशन 1 में डेल्टा एच इतना है, फिर बीच में माइनस, और इक्वेशन 2 में डेल्टा एच इतना माइनस के साथ में। तो यहां से देखिए जो हीट आ रहा है डेल्टा एच +6 किलो जूल, यानी कहने का मतलब है कि जब ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब जो है ग्रेफाइट जो होगा इट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बॉन्ड को तोड़ने में। तो ग्रेफाइट हम ऐसा बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली इज मोर स्टेबल देन डायमंड। नेक्स्ट फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब जो हीट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट है इसको हम किरचॉफ इक्वेशन से समझाते हैं। अब सुनिए, मान लेते हैं आपके पास कि T1 टेम्परेचर पे आपके पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो है डेल्टा H1, और T2 टेम्परेचर पे आपके पास है डेल्टा H2। T2 टेम्परेचर कौन सा है? हाँ, जो बिगर टेम्परेचर होगा उसी को हम T2 टेम्परेचर बुला रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जो इस दोनों डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन में जो रिलेशन होता है उसको अलग अलग हम कंडीशन पे बात करते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो डेल्टा H2 ये क्या है? T2 टेम्परेचर पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच और T1 यानी T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1। T2 क्या है? हायर टेम्परेचर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये इक्वेशन, और ये जो डेल्टा CP है इसको निकालने का तरीका है CP ऑफ प्रोडक्ट, टोटल CP ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस समेशन ऑफ CP ऑफ रिएक्टेंट। CP आपको क्वेश्चन में देगा, हाँ CP आपको क्वेश्चन में देगा, तो डेल्टा CP निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा E के बराबर हो जाता है। तो यहां हम T2 टेम्परेचर पे डेल्टा E लिखेंगे माइनस T1 टेम्परेचर पे डेल्टा E विल बी इक्वल टू डेल्टा CV इंटू T2 माइनस T1। और डेल्टा CV कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ CV ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ CV ऑफ रिएक्टेंट। CV आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि 2A गिव्स 3B, और आपको 2A का A का आपको CP गिवन है 8 और B का CP गिवन है 10 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और T1 टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, और बोला T1 टेम्परेचर पे जो डेल्टा H है वो है 800 कैलोरी, और T2 टेम्परेचर आपको गिवन है, और T2 टेम्परेचर पे डेल्टा H आपसे पूछा है। तो देखिए आपके पास CP गिवन है, तो पहले आप डेल्टा CP कैलकुलेट करिए। डेल्टा CP क्या होता है? समेशन ऑफ CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ CP ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये है, इसका CP है 10, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस इंटू जो रिएक्टेंट है
उसका सीपी है 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2, तो यहां से डेल्टा सीपी आ गया 14 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, एक बार जब ये आ गया तो आपसे पूछा है डेल्टा एच बताइए T2 टेम्परेचर पे, तो आपको पता है डेल्टा एच में क्या रिलेशन होता है, हाँ, डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा सीपी इंटू T2 माइनस T1। देखिए डेल्टा एच आपको T1 टेम्परेचर पे गिवन है 800 कैलोरी, डेल्टा सीपी कैलकुलेट करके आए हैं, दोनों टेम्परेचर को डिफरेंस करिएगा तो आपके पास T2 टेम्परेचर पे डेल्टा एच आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम कौन सा लॉ यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला लॉ है लेवोइसियर या लैपलेस लॉ। लेवोइसियर और लैपलेस लॉ को समझने के लिए आप इस रिएक्शन के एग्जांपल को देखिए। इसमें देखिए C+O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा एच है -94 किलो कैलोरी। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है पहले वाले रिएक्शन का उल्टा है, देखिए पहले वाले रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए तो नेक्स्ट रिएक्शन है, तो उसका डेल्टा एच देखिए पॉजिटिव हो गया। ये तो पहले भी पढ़ के आए कि एक रिएक्शन को आप उल्टा करते हैं तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। तो ये देखिए CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये CO2 का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक कंपाउंड का इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, और यही लेवोइसियर या लैपलेस लॉ है। पढ़िए, according to this law enthalpy of formation of a compound is numerically equal to enthalpy of dissociation of that compound but with opposite sign। देखिए एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। डायरेक्ट आप ए से बी चल जाइए तो यहां जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, मान लेते हैं उसको फर्स्ट बुला रहे हैं। आप ए से बी जा रहे हैं सी के थ्रू, इसको बुलाते हैं सेकंड, मान लेते हैं सेकंड बुलाते हैं। और ए से बी जा रहे हैं थ्रू डी एंड ई, इसको बुलाते हैं थर्ड। तो हेस लॉ कहता है कि आप चाहे कोई सा भी रास्ता फॉलो करिए, कोई सा भी रास्ता फॉलो करिए, जो डेल्टा एच है वो हर एक रास्ते में सेम होगा। यानी डेल्टा एच 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच 3। यानी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन ऑकर्स इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ठीक है, अब देखिए हेस लॉ पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो सीखिए। आपको बोला है कि C+12O2 गिव्स CO, इसका डेल्टा एच x किलो जूल है, और आपको बोला है CO2 गिव्स CO+12O2, इसका डेल्टा एच y किलो जूल है, और आपसे पूछा है कि ये जो रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा एच बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, तरीका सीखिए। आपको क्या लाना है, आपको लाना है इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो अब आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड को ऑब्जर्व करिए। थर्ड को ऑब्जर्व करिएगा तो कार्बन है रिएक्टेंट साइड में। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिएगा कि कार्बन किधर है। कार्बन देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड में है। तो इक्वेशन थर्ड कैसे आएगा? इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखने से, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखने से इक्वेशन थर्ड आएगा। फिर आप देखिए CO2 आपके साथ है प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, पर इस रिएक्शन में देखिए CO2 है रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्शन को हम उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 कैसे आएगा? इक्वेशन 3 कैसे आएगा? ये 3 है तो इक्वेशन 3 आएगा आपके पास इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करने से इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x है 1 के लिए और y है 2 के लिए, तो x माइनस वाई किलो जूल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अगेन 3 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और 3 इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिए। और आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसका डेल्टा एच बताइए। यानी आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का आपको डेल्टा एच चाहिए। अगेन क्या है रूल कि आप फोर्थ इक्वेशन को ऑब्जर्व करिएगा। इसमें FeO रिएक्टेंट साइड में है, तो देखिए जो पहला रिएक्शन है, पहला इक्वेशन है, उसमें FeO रिएक्टेंट साइड है। तो इक्वेशन 4 कैसे आएगा? इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखिए। ठीक है, पर ध्यान से देखिए जो इक्वेशन 1 है उसमें FeO 2 टाइम्स है, पर यहां चाहिए 1 टाइम्स ही। तो क्या करिए, इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब देखिए Fe2O3 ये भी रिएक्टेंट साइड में है, और सेकेंड इक्वेशन में देखिए Fe2O3 ये भी रिएक्टेंट साइड में है, पर यहाँ 1 चाहिए, पर यहाँ 2 है, तो क्या करिएगा, इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इक्वेशन 4 1 को एज इट इज लिखने से आएगा, 2 को ऐड करने से आएगा, पर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, और Fe3O4 जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट साइड में है, पर ये रिएक्टेंट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, और यहां 1 चाहिए, यहां भी 1 है, तो डन। तो देखिए इक्वेशन 1 किसमें a है, तो a इंटू ए बाई हाफ यानी a/2, इक्वेशन 2 का b है तो b इंटू हाफ दैट इज b/2, और इक्वेशन 3 का c है तो b/2 माइनस c, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको देखिए, ये आपको डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए, a गिव्स टू b, और आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखिए डिजायर्ड इक्वेशन में a जो है वो रिएक्टेंट साइड में, और इस रिएक्शन में देखिए a भी रिएक्टेंट साइड में, तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं 1 2 3 4। इक्वेशन 1 कैसे आएगा, जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें हाफ है, पर यहां हमें 1 चाहिए, तो क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो इक्वेशन 1 है वो आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, ठीक है। और फिर आपको 2b चाहिए, b कहां है, प्रोडक्ट साइड में, तो इसमें देखिए b जो है वो प्रोडक्ट साइड में ही है, पर यहां b हाफ है और यहां b 2 चाहिए, तो क्या करिए, इक्वेशन फोर्थ को आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करिए, फोर्थ इक्वेशन में z है, तो देखिए इन दोनों को हम एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, फिर दोनों को ऐड किए थे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 4d गिव्स 2b प्लस 2c, ठीक है। अब बाकी जो थर्ड इक्वेशन बचा है उसमें देखिए डिजायर्ड इक्वेशन में हमें चाहिए 2b, ये तो हो गया, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसको काटना है, तो थर्ड इक्वेशन कैसे करेंगे, यहां देखिए ये जो 2 इक्वेशन ऐड करके आया था 2c, तो 2c को कैंसिल करना है और 4d को कैंसिल करना है, तो यहां देखिए यहाँ 1c है, यहाँ 2 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c प्लस, तो जो y होगा तो वो 2y हो जाएगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे तभी 2c ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2y को ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा हीट ऑफ रिएक्शन को हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, और इसका यूनिट होता है किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। पुराने IUPAC में हम इसको डेल्टा HF से लिखते हैं, पर नए IUPAC में इसको डेल्टा FH से लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए कि कैसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को लिखते हैं। देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, 1 मोल ही प्रोडक्ट बनाते हैं, याद रखिएगा 1 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होगा, और ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा 1 मोल, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने रेफरेंस एलिमेंट से फॉर्म होगा, अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट से फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज होगा उसको बुलाते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप पढ़िए, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, बहुत बढ़िया, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, और विच आर इन देयर स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट। इसका मतलब क्या है कि वो उसी एलिमेंट से बनना चाहिए जो नेचुरली अकर हो, तो नेचुरली अकरिंग मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट। जैसे अब कैसे, ध्यान से सुनिए, कौन कौन से एलिमेंट का रेफरेंस स्टेट क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का रेफरेंस स्टेट होता है ग्रेफाइट, क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है। फास्फोरस की बात करें तो P4 या सिर्फ P भी लिख सकते हैं, वो ये इसका रेफरेंस है। तो जब भी आप कोई कंपाउंड बनाइएगा फास्फोरस के रेस्पेक्ट में, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। सल्फर की बात करें तो एसेट और S सिंपल, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, F2Cl2, तो ये सब गैसेस के फॉर्म में। आपको स्टेट भी पता होना चाहिए, स्टेट भी लिखना है आपको, फिजिकल स्टेट।
ब्रोमीन लिक्विड में एग्जिस्ट करता है Br2, आयोडीन सॉलिड में I2 में एग्जिस्ट करता है। मेटल जितने भी होते हैं वो एटम में और सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे, और Hg जो है मरकरी वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसका रेफरेंस स्टेट है। जैसे आपको क्या करना है, CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है, तो CO2 का 1 मोल ही बनाना पड़ेगा और उसके भी रेफरेंस एलिमेंट से नेचुरली ऑकरिंग। तो CO2 में क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस, आपको वो रेफरेंस ये पता होना चाहिए। तो यहां जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा उसको डेल्टा FH बुलाएंगे नए IPSC के कन्वेंशन से। आपको बनाना है H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन, तो H2O बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेचुरली ऑकरिंग यूज करेंगे विथ फिजिकल स्टेट। यहाँ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। यहाँ एक ही मोल बनाना है, चाहे आप कोई सा भी कंपाउंड बनाइए उसका एक ही मोल बनाइए, तभी आपको डेल्टा HF मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप इसको भी देख सकते हैं।